So hello and welcome back students to AI Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science second book last chapter भारतीय राजनीति में नए बदलाव. So basically काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी लेंथी चैप्टर है. इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बनते हैं क्योंकि ये बुक में ये वाला चैप्टर एक ऐसा है जिसमें हमें बताया गया है कि एक समय ऐसा भी आया था भारतीय राजनीति के अंदर कि किसी की भी स्थिर एरिया में सरकार नहीं बन पा रही थी. यानी कि जब कांग्रेस हारी तो किसी और सरकार की भी सीटें नहीं आ पा रही थी कि वो सत्ता में आ सके. तो उसे सत्ता में आने के लिए गठबंधन बनाना पड़ रहा था. तो उस गठबंधन का युग भी हमारा किस तरीके से शुरू हुआ वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इंटरेस्टिंग क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इसके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को. तो देखिए हमारे जो चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव. तो वो नए बदलाव आखिर कैसे हैं कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई. अब जब कांग्रेस की हार हुई तो कोई और सत्ता में आना चाहिए था, मगर कांग्रेस के सिवा किसी और पार्टी को इतना बहुमत ही नहीं आया कि वो सत्ता में आ सके और सरकार को चला सके. तो ये 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार हुई लेकिन किसी अन्य दल को भी बहुमत नहीं मिला. इस दौर के अंदर 1989 के अंदर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और ये सरकार इन दो के समर्थनों से बनी थी, बीजेपी और वाम मोर्चा. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों ने शासित गठबंधन को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई और ये जो 1996 की संयुक्त मोर्चा सरकार थी ना, ये बिल्कुल ही सेम टू सेम थी 1989 की बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार से. बट फर्क ये था इसको जो समर्थन मिला था कांग्रेस से और वाम दल से. ये जो बनाई गई थी मेनली वो बनाई गई थी बीजेपी को सत्ता में दूर रखने के लिए, क्योंकि बीजेपी का शुरुआत से यही मेन मोटिव रहा है कि बेसिकली एक बहुसंख्यक दल के ऊपर ज्यादा प्रभावी होकर कार्य करना या फिर एक धर्म के ऊपर मतलब भावना. तो ये इस बेस के ऊपर कांग्रेस और वाम दल इसको सत्ता से दूर रखना चाहता था, तो इसलिए संयुक्त मोर्चा की सरकार को समर्थन देकर इसको सत्ता में लाया गया. फिर 1996 के अंदर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी. यानी कि पहले तो ये था कि इन्हें कुछ चुनावों तक जो इनकी गांधीवादी की बेसिकली विचारधारा थी तो उन चुनावों तक तो इन्हें कोई उतनी सफलता हासिल नहीं हुई, मगर जैसे ही इन्होंने एक धर्म के वे में काम करना शुरू करा और धार्मिक विचारधारा को अपनाया तब से सत्ता में आए और लोगों ने इनको चुनना शुरू करा कि हमारी आवाज कहने वाला कोई है या फिर किसी भी धार्मिक भावना को लेकर इनको चुना गया और 1996 के अंदर बीजेपी उभर कर आया. मगर बीजेपी उभर कर तो आई बट इतनी सीटें नहीं आई कि वो सरकार बना सके. बट इनको बुलाया गया और इनसे कहा कि अगर आप चाहें तो किसी का समर्थन लेकर बना सकते हैं सरकार, आप बना लीजिए, आप अपना बहुमत सिद्ध कर दो फला तारीख तक और आप सरकार बना लो. तो इनको 13 दिन का यानी 15 दिन का समय भी दिया गया था कि आप बहुमत सिद्ध कर दीजिए. मगर बहुमत सिद्ध करने के लिए बीजेपी असफल रही और यही कारण बना कि सरकार में सत्ता में नहीं आ पाई. तो बीजेपी 1996 में उभरी थी. ये आपको याद रखना है, एक एमसीक्यू बेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है. ठीक है, कि मई 1998 से जून 1999 तक बीजेपी नीति गठबंधन यानी कि एनडीए फर्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही यानी कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इन दोनों में प्रधानमंत्री बने और 1999 तक रहे. ठीक है, और एक इनका ही ऐसा कार्यकाल था जो पहली बार गठबंधन सरकार के अंदर रहकर अपना कार्यकाल पूरा किया था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सरकार आई थी जो गठबंधन के अंदर रही थी वो कभी सरकार बनाती थी तो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वो गिर जाती थी. तो ये सरकार ये जो भारतीय राजनीति में चलता हुआ आ रहा था, मगर एक ये पहली ऐसी गठबंधन सरकार थी कि इसने अपना कार्यकाल पूरा किया. क्योंकि गठबंधन सरकार के अंदर बहुत सारी सरकारों का मेल मिलाप होता है और उनमें से कोई भारी दल अपना समर्थन वापस ले ले तभी सरकार गिर जाती है. ठीक है, तो ये सब चीजें होती थी. तो इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर दिया. दूसरा गठबंधन हमारे पास सामने आया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको हम यूपीए के नाम से भी जानते हैं. सरकार कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2 कार्यकाल पूरे हुए. इनके बाद एक और संगठन आया हमारे पास, क्या आया, यूपीए आया, जिसके अंदर कांग्रेसी नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये 2 कार्यकाल पूरे हुए थे और ये प्रधानमंत्री भी रहे थे 2004 से 2009 तक, फिर 2009 से 2014 तक. तो इस तरीके से अब देखो हमने ये समझ लिया कि बार-बार गठबंधन सरकार आ रही है या फिर गठबंधन सरकार बन नहीं पा रही है. ठीक है, दोनों में कॉमन हो सकता है. तो इनके कारण क्या है? देखो पहला तो ये है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ना जो इंटरनेशनल लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पे, राज्य सरकार के लेवल पे कार्य कर रहे हैं, वो कमजोर हो रहे थे. ठीक है, दूसरा ये कि क्षेत्रीय दलों का सरकार के निर्माण में या फिर गठबंधन के निर्माण में बड़ी भूमिका बढ़ती जा रही थी. तो क्षेत्रीय दल एक कारण बना. तीसरा ये आता है हमारे पास कि जाति व सांप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का भी उदय हो रहा था यहां से.
तो ये एक कारण की लिस्ट है जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, सो होपफुली यहां तक आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से भारतीय राजनीति में नए बदलाव का मतलब क्या हुआ, गठबंधन सरकार का युग कैसे चालू हुआ, उन युगों के अंदर गठबंधन सरकार की हमने नीति शुरू क्यों करी, क्योंकि किसी के पास इतना मत ही नहीं आ रहा था, और जब नीति शुरू भी करी तो किसी सरकार का कार्यकाल पूरा क्यों नहीं हो पा रहा था, कि बहुत सारे सरकारों का मेल मिलाप होता है, उसमें से किसी भारी दल ने अगर अपना समर्थन ले लिया तो सरकार गिर जा रही थी। मगर एक कार्यकाल ऐसा आया जो कि बीजेपी के नेतृत्व में हुआ, एनडीए फर्स्ट, जिसके जो मेन नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में प्रधानमंत्री रहे और पहली बार ये कार्यकाल पूरा किया गठबंधन सरकार ने। दूसरी गठबंधन सरकार हमारे पास आई जो कि कांग्रेस की थी, यूपीए थी, उसके मेन जो नेता थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि प्रधानमंत्री बने और इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, 2004 से 2009 और 2009 से 2014। ठीक है, ये हमने कुछ कारण थे, सो हमने जान लिए। सो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, इस काल का एक महत्वपूर्ण विकास राजनीतिक शक्ति के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय था। ठीक है, 1978 में केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए एक आयोग नियुक्त किया और आजादी के बाद ये दूसरी बार ऐसा था कि इनकी स्थितियों को, जो पिछड़ा वर्ग है उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए। इसीलिए इसको द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो दूसरा आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विश्वेश्वरी प्रसाद मंडल, और इन्हीं के नाम से हम इसको मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एससी, एसटी एंड ओबीसी, ये राजनीतिक रूप से, शिक्षक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, तो इनको उस कैटेगरी पे, उस प्लेटफॉर्म के अंदर आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए जांच करने में कोई ना कोई तो आयोग होना चाहिए, इसलिए इस आयोग की नियुक्ति की। तो अभी सिफारिशें भी लाएंगे, तो सिफारिशें भी क्या थी कि उस जगह पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी होनी चाहिए, उन लोगों के लिए वहां पे स्कूल खोले जाने चाहिए, तो ऐसी की सिफारिशें थी। फिर बाद में इनकी सिफारिशें कुछ इस प्रकार आई कि सरकारी नौकरियों में 27% का सीटें आरक्षित होनी चाहिए पिछड़े वर्गों की, उसमें से खासकर ओबीसी की। ठीक है, तो 27% क्या होनी चाहिए, सीटें आरक्षित होनी चाहिए। इनका दूसरी सिफारिश ये थी भूमि सुधार, तो इस तरीके से सुधारे थे, इनकी थोड़ी सिफारिशें थी कि भूमि सुधार हो, फला जगह पे इनकी सीटें आरक्षित हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी का एरिया हो, कोई भी हो। तो बेसिकली पिछड़े वर्ग का एक बढ़िया रोल बना रहे हमारी किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में या राजनीतिक एक्टिविटी में, ये इनका मेन मोटिव था। मगर जो सरकार की सरकारी नौकरियों में 27% का इनका जो प्रभाव था, वो उसने कुछ गलत काम कर दिया। यानी कि अगस्त 1990 में सरकार ने इनकी सिफारिश को स्वीकार किया कि भाई हाँ, हम सरकारी नौकरियों के अंदर इनका 27% का आरक्षण रखेंगे। इस आरक्षण के फैसले को लेकर उत्तर भारत में हिंसक विरोध हुआ, भारी भरकम विरोध हुआ, भारी प्रभाव से विरोध हुआ, और 1992 में नवंबर के अंदर इसको इंदिरा साहनी के रूप में भी जाना गया। सो ये जितने भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये हकीकत में ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं एक भी चीज जो है वो फालतू की नहीं है, इसके अंदर सारे ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो ओवरऑल आप पूरे चैप्टर को अपने लफ्जों में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको कि बेसिकली बहुत हम सीढ़ी के साथ चल रहे हैं कि पहले ये चीज सीखी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो कोई डाउट तो बनने के चांस नहीं। बट फिर भी आप कोई भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। तो इसी अवधि के दौरान अन्य दीर्घकालिक विकास धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में एक बहस शुरू की। अब यहीं पर जो एंट्री मारी वो मारी भारतीय जनता पार्टी ने। 1980 में जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का उदय किया। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी पहले 2 विचारधाराओं में बटी हुई। पहली विचारधारा थी उसकी गांधीवादी समाजवाद, तो इस विचारधारा में उसने बेसिकली हर समाजवाद की व्यवस्था को समझा और उस पर काम किया। मगर इन सभी विचारधाराओं के अंदर उसे कोई ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। ये व्यवस्था रही उसकी 1980 से 1984 तक। अब उन्होंने देखा कि यार सफलता तो कुछ नहीं हो रही है, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी तत्वों पर जोर देना शुरू करा और 1986 के बाद उन्हें सफलता मिलना शुरू हुई। अब जब सफलता मिलना शुरू हुई तो जैसे कि हिंदू राष्ट्रवादी तत्वों पर उन्होंने जोर दिया तो मुद्दा आया बाबरी मस्जिद का। अब क्या फरवरी 1986 के फैजाबाद जिला न्यायालय ने यह आदेश दिया कि जो हिंदू बाबरी मस्जिद को मंदिर मानते हैं वो वहां पे जाकर पूजा अर्चना करें। इन्होंने आदेश दिया कि मस्जिद को खोल दिया जाए। अब जैसे ही उन्होंने आदेश दिया तो पूरे भारत के अंदर एक हिंसक दंगे भड़क गए। हिंदू और मुसलमानों के आधार पर लड़ाइयां होना शुरू हो गई और दोनों ही बेसिकली इस तरह की जाने गई। और गुजरात के मुसलमानों की तरफ यानी फरवरी 2002 में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई भी हुई, हिंसा भी हुई उनके खिलाफ। ठीक है, तो इस स्थिति में बीजेपी ने और अपना ज्यादा बढ़ चढ़कर मत दिया। मंदिरों से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिन्होंने अपना मुद्दा रखा कि बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर देना चाहिए। तो यहां से ये सब चीजें चल रही हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 से पहले ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया सरकार को कि इस समय हमारे हिंदुस्तान में जो भी सिचुएशन चल रही है धर्म को लेकर,
चाहे वो मंदिर की हो चाहे वो मस्जिद के मत की हो। मगर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो विवाद का स्थल है उसको कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि वो कुछ भी उसके ऊपर मत आ रहा है मगर वो है तो हिस्टोरिकल प्लेस, उसके ऊपर हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो भी आएगा रिजल्ट उस पर बात कर दी जाएगी। मगर फिर भी 6 दिसंबर को भारत के कई जगह से लोग इकट्ठे हुए 1992 को और मस्जिद को गिरा दिया, यानी मस्जिद को हानि पहुंचा दी गई। फिर फरवरी 2002 में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह की हिंसा हुई। ठीक है, तो याद रखिए सब चीजें समझ में आई होंगी। और इसी के साथ स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो सारी सिचुएशन चली थी, इस सिचुएशन के अंदर अलग राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया था। इन्होंने बोला था कि अदर जो राजनीतिक दल थे कि हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता है, ये उसकी कड़ी निंदा कर रहा है, ये वाला टॉपिक जो हमारे देश के अंदर हिंसक दंगे भड़क उठ रहे हैं। ठीक है, तो ये अनेक राजनीतिक दलों ने इसका बेसिकली विरोध भी किया कि ये जो चल रहा है सब कुछ वो ठीक नहीं चल रहा। सो इसी के साथ ये उस अवधि के अंदर एक दूसरी घटना भी हमने समझ ली कि आखिर किस तरीके से एक नई राजनीतिक पार्टी का यानी बीजेपी का जन्म हुआ। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि लोकसभा चुनाव 2004। तो देखो अब ना कुछ उठापटक हुई इस चुनाव में कि 2004 में चुनाव कांग्रेस पार्टी ने खुद एक संयुक्त प्रगतिशील नाम का गठबंधन बनाया, यूपीए। 1951 के बाद ही पहली बार था कि कांग्रेस की सीटें बढ़ पाई या बढ़ी। 1990 के दशक को क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के रूप में भी जाना जाता है। अब 17वीं लोकसभा का आम चुनाव 2019 में हुआ था और इस चुनाव में भाजपा को 303 सीटें हासिल हुई थी और जबकि कांग्रेस को मात्र 52 सीटें हासिल हुई थी। भाजपा पूरे लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने वाली पार्टी थी और जब से ये भारी तरीके से सत्ता में आ गई। ठीक है, अब 1989 के बाद का जो समय है वो किसके द्वारा जाना जाता है या किस बेस पे जाना जाता है? तो 1989 के बाद का समय कांग्रेस के पतन के बारे में जाना जाता है और यहीं पर बीजेपी के उदय के बारे में जाना जाता है। 90 का दशक का मुकाबला किसी और के बीच में नहीं, बीजेपी नीति गठबंधन और साथ में कांग्रेस नीति गठबंधन के बीच में ही चला था। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको कवर अप करवा दिए। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बढ़ती सहमति। उसका बहुत इजी सा टॉपिक यही है कि बढ़ती सहमति ये कि बेसिकली पूरे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की आदर करना और साथ साथ जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनके ऊपर कार्य करना और कार्य सिद्ध पर जोर देना, विचारधारा पे नहीं कार्य सिद्ध पर जोर देना, यानी किसी चीज को एक तरह से कॉन्फिडेंट ड्रॉन करके काम नहीं करना, अपनी बेसिकली एक्टिविटीज परफॉर्म करके किसी भी चीज को सिद्ध करना। इस तरीके से बहुत सब चीजें हुई कि हमें अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे जोर देना है। इस डेवलपमेंटल एक्टिविटी में इस वर्क को ज्यादा हमें एक्सप्रेस करना है, इन्वेस्ट करना है, इस जगह पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। सो अल्टीमेटली अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जितने भी टॉपिक्स थे उन पे बढ़ती सहमति हुई हमारी। सो इस चैप्टर में जितनी भी चीजें थी वो मैंने सब आपको बता दी। सो होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे किस तरीके से हमारे देश के अंदर राजनीति में नए बदलाव आए, गठबंधन सरकारें आई, किसका कार्यकाल पूरा हुआ, किसका नहीं पूरा हुआ, किसके 2 कार्यकाल पूरे हुए, उसके बाद इस दशक के अंदर क्या चीजें हमें देखने को मिली, फिर इसके बाद हमें इसी दशक के अंदर क्या दूसरी चीज देखने को मिली यानी कि बाबरी मस्जिद, और साथ में लोकसभा चुनाव 2004 के अंदर क्या हुआ। तो इस चैप्टर में जितनी भी चीजें थी सो मैंने आपको बता दी, बट फिर भी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट बचा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसको फुलफिल करने की, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा एक स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा या फिर एक शॉर्ट के द्वारा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने बेसिकली एक फाइनल रिवीजन को, जिसके अंदर हम पूरी बुक का एक साथ रिवीजन करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको कवर कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।